नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बात अगर फिल्मों की करें तो एक शख्स जिनका नाम आप सब लोग जानते हैं और सिर्फ जानते नहीं, उनका नाम लोग बड़े अदब और बड़े प्यार से लेते हैं, वो हैं आनंद एल राय साहब। क्योंकि उन्होंने जो सिनेमा बनाया है उस सिनेमा ने सिनेमा की लीग भी बदली है, राह भी बदली है और लोगों को मैसेज देने के साथ हंसाया भी है। और जो फिल्में उन्होंने की हैं वो आपको मालूम है, लेकिन अब जो उनकी अगली फिल्म आ रही है उसका पहला हिस्सा अगर मैं बोलूँ वो था हसीन दिलरुबा, और अब जो आ रही है उसका नाम है फिर आई हसीन दिलरुबा। तो अब जो फिर आई हसीन दिलरुबा है, फर्स्ट वाली मुझे बहुत पसंद आई थी। थैंक यू। और वो क्योंकि कोविड के टाइम पे वो आई थी तो बहुत ज़्यादा आई थिंक प्रमोशन भी उसका नहीं था, लेकिन वो अचानक देखते देखते देखा यार ये क्या फिल्म है, और मैंने देखा और मैंने कहा कमाल। और उसमें परफॉर्मेंसेस जी। विक्रांत मैसी और तापसी। तो मुझे ये बताइए कि उस तरह की फिल्म, एक तो आपका वो जॉनर है नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है है। ना। हाँ। तो जब आप प्रोड्यूस करते हैं ये फिल्में तो आनंद एल राय का एक छुपा हुआ कोना है जो वो कहते हैं कि मैं ये डायरेक्ट नहीं करूंगा लेकिन मैं प्रोड्यूस करूंगा इस बार इसको। नहीं, जब पहली बार सुनता हूँ ना प्रशांत जी, तो एक उसको आंकने का एक ही तरीका है, क्या मन कर रहा है डायरेक्ट करने का? हाँ, पर कर नहीं सकता, मुझसे बेहतर करने वाले हैं यहाँ। तो ये भी मैं ऑब्जेक्टिविटी अपने पास रखता हूँ। बट हाँ, जब जब हसीन दिलरुबा जब पहली बार मैंने कहानी सुनी थी और कनिका लेके आई थी, तो मुझे उस दिन ये पता था कि ये फिल्म बनानी बहुत ज़रूरी है, बहुत यूनिक स्टोरी है। और तब हम डिस्कस भी करते थे कि यार ये ना कहीं एक बहुत हिंदुस्तानी इंसान के डीएनए का हिस्सा है, एक हिंदी पल्प जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से टैप किया नहीं अपनी फिल्मों में। जी बस यही एक चीज़ थी जिसने मेरे को ये लगा कि यार ये फिल्म आ, कुछ ऐसा करेगी जो बाकी फिल्मों ने नहीं किया, और इस फिल्म का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। हमें थोड़ा वक्त लगा इसको स्केल आउट करने का कि किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से इसको रखेंगे, इसकी लैंग्वेज क्या होगी। और बट बट इतना श्योर था मेरे को पहले से कि हसीन दिलरुबा एक वो वाली कहानी है जो एक 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 हिंदुस्तानी आदमी को समझ में आएगी। जी जी। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब वो आई थी तब क्या ये निश्चित था कि वो ओटीटी पे जाएगी उस वक्त जब पहली? नहीं, जब पहली बनाई थी तब सर्कमस्टेंसेस वो थे बिकॉज ऑफ पैंडमिक कि उसे जाना पड़ा। जी पर जब दूसरी बनाई थी तब ये समझ में आ गया था कि पहली को इतना प्यार मिला है वहाँ पे, उसके साथ इसकी एक लॉयल ऑडियंस, उसके अपने व्यूअर्स हैं, उसको नहीं तोड़ते हैं और उन्हीं के लिए बनाते हैं जिनसे इस कहानी को प्यार मिला। प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है सर, जहाँ जी मिले ले लेना चाहिए। तो वो बिना ये सोचे हुए कि ये कुछ थिएटर पे भी कर सकती है और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, मैंने कहा ये लॉयल्टी हम भी निभाते हैं, वहीं जाते हैं जहाँ ये बिलोंग करती है, जहाँ पहला बिलोंग कर रही है। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी फिल्म है आपकी जो आनंद एल राय का जो एक स्केच है उससे बाहर उसके शेड्स गए हों और उसमें आपको मेहनत लगी हो या आपने अपने आप को तोड़ा हो? मतलब जैसे अभी हमारी बात कर रहे थे ना, आपने कहा मुझे कि प्रशांत मैं जिस तरह की फिल्में, मुझे कहानियाँ पसंद आती हैं और मुझे लगता है कि नहीं कोई इसे और बेहतर कर सकता है तो मैं उसको दे देता हूँ। बट जहाँ पे आपने अपने मोल्ड को ब्रेक करके थोड़ा बाहर निकले हों, खुद की डायरेक्शन खुद की डायरेक्शन। खुद मैंने ज़ीरो में ट्राई किया। अच्छा। मैंने ज़ीरो में ट्राई किया और मैं सक्सेसफुल नहीं रहा। मुझे लग रहा था कि वो शुरू उस सीड हमारा ही था। नहीं बट आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो अलग था जो आपकी सुनी? अलग तो मैं नहीं बोलूँगा, एक्सटेंडेड था। मैं कहीं ना कहीं जिस रॉकेट में बैठ गया था अपने प्रोटैगनिस्ट को लेके, उसका टेक ऑफ तो हो गया, उसकी लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई। नहीं हो पाई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो जॉनर अलग था, बट उसके ऊपर एक टेक था जो थोड़ा नॉर्मल उससे, जिस तरह की फिल्में मैं करता आया हूँ उनसे अलग था। और बट हाँ, वो जब तक कोई गलती नहीं करूँगा तो सीखूँगा कहाँ से। तो मुझे ये बात समझ में आई कि हाँ, एट द सेम टाइम मुझे उस बनाने का बहुत फ़ायदा भी हुआ एक एक तरीके से। मेरे को ये समझ में आया कि ऑडियंस ने चाहे वो फिल्म ना एक्सेप्ट की हो, पर एक मेकर की नीयत को समझा कि जिस इंटेंशन से वो फिल्म बना रहा था। सो आपको जितना आपकी सक्सेस सिखाती है उतना आपको आपके फेलियर भी सिखाती है। सो यही इसी तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी फिल्म में कैरेक्टर स्ट्रांग होते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टार पार बहुत थी उस फिल्म में, तो कहीं ना कहीं वो स्टार ने ओवरशैडो कर लिया कैरेक्टर को। नहीं,
मैं इसको अलग तरीके से रखूँगा। जी कहीं ना कहीं उस डायरेक्टर को ये समझना चाहिए था कि देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द स्टार एंड द ऑडियंस। ओके और जब आप अपना किरदार लेके जाते हैं तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो जो बॉन्ड है जो वो स्टार जो की और बॉन्ड ऑडियंस की। ऑडियंस का, कहीं ना कहीं मैं इतने खुलेपन से आता रहा अपनी पहली फिल्म से कि यहाँ पे जब इतना बड़ा स्टार मेरे पास आया भी, वो भी अपनी स्टारडम लेके नहीं आए, ताकि मुझे एहसास तो हो जाता कि एक बॉन्ड, वो भी इतनी प्योरिटी के साथ आए। तो वो शायद मेरी एक अपनी जजमेंट गलत बैठी और मैं जिस फ्लो के साथ उस फिल्म में गया, मुझे एक तरफा बैलेंस वो भी देखना चाहिए था जो मैं नहीं देख पाया। बट दैट इज़ वॉट यू लर्न कि शायद वो दिक्कत मुझे तनु एडवानु बनाते हुए या रांझना बनाते हुए या रिटर्न्स बनाते हुए नहीं आई, पर यहाँ पे आई क्योंकि वो बात मुझे समझनी थी, जो कि एक कहानी सुनाते वक्त आप प्योर तो रह गए, बस उस प्योरिटी के साथ एक और इमोशन था उस स्टारडम का, जो समझना बाकी था। राइट। एक और चीज़ पूछूंगा इसी से जुड़े जीरो से, कि कहीं ना कहीं जो शाहरुख खान है वो इतने बड़े स्टार और इतने अच्छे इंसान हैं कि कहीं ना कहीं वो डायरेक्टर को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, मतलब अपने अपने ऑरा से या अपने प्रेम से या उनका जो एक तरीका है बात करने का। और फिर जो डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि हर डायरेक्टर शाहरुख के साथ या सलमान के साथ या आमिर के साथ काम करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो बैलेंस दिमाग होता है उससे कहीं एकदम से ऑरा में आके। बिल्कुल हो सकता है, मतलब अगर मैं मुड़ के देखूं तो बिल्कुल हो सकता है। वो इतने बड़े दिल वाले आदमी हैं और उनके पास इतना सारा प्यार है देने के लिए कि ये चीज़ किसी भी एक इंसान को कर सकती है। बट उसका लेना देना, वही बात, वो लेना भी तो आना चाहिए उतना प्यार लेना भी आना चाहिए, जो कि हाँ, उस आप प्यार में आप बिल्कुल बह सकते हैं। बट एक डायरेक्टर का काम, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो इंसान है, वो तो उनकी मेक है, उनका नेचर है, वो तो बिल्कुल ऑनेस्टी से आपके पास आ रहे हैं उतना सारा प्यार लेके, उसको संभालना आपका काम है। राइट। खैर, अगर हम बात करें अभी आप आने वाली फिल्में और भी जो आप नखरे वाली भी कर रहे हैं, आप ये इसका सीक्वल भी कर रहे हैं, स्टैंड अलोन सीक्वल बोल रहे हैं रांझना का, लोग तेरे इश्क में। मैं सीक्वल नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ लोग, मैंने पढ़ा उसको। हाँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखा फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रांझना। या फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रांझना। तो मेरे से किसी ने पूछा भी कि सर रांझना 2 क्यों नहीं बोल रहे आप इसको? मैंने कहा क्योंकि नहीं है, दुनिया है। और तो बोला बोल ही देते। एक मुझे आप बताइए, आप दोनों कैरेक्टर्स में से रांझना के, अभय देओल और ये आनंद एल राय, किसके ज़्यादा करीब है? आनंद एल राय किस कैरेक्टर में खुद को ज़्यादा देखते हैं? चाहे मैं वैसा खुद ना भी हूँ, पर मैं कुंदन में अपने आप को ज़्यादा देखूँगा, बिकॉज उस कैरेक्टर की सबसे ज़्यादा जो बात मुझे हमेशा पसंद आई, वो छुपा हुआ बिल्कुल नहीं था। वो अपने प्यार के साथ, अपनी नफ़रत के साथ, अपने गुस्से के साथ भरपूर नज़र आता था। शायद मैं अपनी लाइफ में वैसा होना चाहूँ, बेधड़क खुल के बात करना और प्यार का इजहार कर देना और उसके रिपरकशन झेल लेना और रिडम्पशन में चले जाना। जैसे मैंने अभी बोला कि इस टाइम पे किसी ने मेरे से अभी पूछा कि फिल्मों में लव स्टोरीज क्यों नहीं बन रही। मैंने कहा कहीं ना कहीं जिस जनरेशन को नहीं चला गया तो एक बात होती है, पर कहीं ना कहीं हम तो कहीं अपनी इसी जो ऑडियंस थिएटर जा रही है और ये जो नई जनरेशन आई है उन्हीं को देख के इंस्पायर होते हैं अपनी कहानियों को लेके। तो मेरे को कहीं ना ये जनरेशन प्यार में ही नहीं पड़ रही, और प्यार में इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाह रहे। और मैंने कहा सिर्फ ऐसा ही नहीं है ना कि सिर्फ फिल्में ही नहीं बन रही, शायरी भी नहीं हो रही, पोइट्री भी नहीं आ रही, और उसकी वजह यह है कि हम दर्द महसूस नहीं करना चाह रहे, हम दर्द से गुजरना नहीं चाह रहे, हर्ट नहीं होना चाह रहे। अब प्यार में पड़ोगे, दिल नहीं टूटेगा तो क्या मज़ा। लेकिन प्यार की बात है, इससे पहले जब हम बात शुरू हुई थी ये प्यार के ऊपर, तो आपने एक बात कही कि मैं कुंदन जैसा बनना चाहूँगा, बेधड़क, जो मैं कुछ भी कह सकूँ,
क्या आप फिल्मों में आने से पहले वैसे थे या फिल्मों में आने के बाद वो कुछ बदलाव आपके अंदर आया? फिल्मों में आने के बाद बदलाव आया, और मैं फिल्मों में आया ही उस बदलाव के लिए। ओके। मैं बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट रहा हूँ, ओबीडियंट बेटा रहा हूँ, और पढ़ने में अच्छा था। साइंस ली, इंजीनियरिंग की, ये सारी चीज़ें एक 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 मिडिल क्लास घर के लड़के के लिए बहुत रूल बुक की तरह आती हुई हैं, मतलब। और फिर मन किया कि कहानियों का हिस्सा बनना है और कुछ बदलना है, जिसमें थैंक्स टू माय फैमिली दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ इट। बट यहाँ आने के बाद जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में, वो शायद अभी भी नहीं हूँ, मैं ज़िद्दी कभी नहीं था किसी चीज़ को लेके। मेरी कभी ज़िद नहीं होती थी। बट कहानियों को लेके बहुत पोलाइटली आई रियलाइज कि मैं ज़िद्दी हूँ। मैं अपने पास कभी भी 2-3 कहानियाँ लेके नहीं चलता कि ये नहीं बनी तो ये बना लूँगा, ये नहीं बनी तो वो बना लूँगा। मैं एक ही कहानी, होंगी 3-4 कहानियाँ, पर लेके एक चलता हूँ कि जब ये बना लूँगा तो ये। तो मैंने कभी अपने आप को ऑप्शन नहीं दिया कि अगर तनु एड्स मनु नहीं बन रही है तो कुछ और बना ले। अब तनु एड्स मनु के लिए अगर ज़िंदगी के 5 साल स्ट्रगल करनी है ना, तो करता रहे करता रहे करता रहे। सुनाने का मन है तो सुना के ही निकलना जी। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मुझे पसंद आने लगा। ओके। जिसका लेना सिर्फ मेरे से, ये जिद मैं खुद के साथ ही करता हूँ, किसी और के साथ नहीं करता। हाँ, या उसके जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं वो मेरी फैमिली देखती है मेरे साथ। बट उन्होंने भी उनको भी ये बात समझ में आ ही गई लाइफ में कि यार 2 रोटी चावल दाल सब्जी के बियॉन्ड वाली लाइफ इतनी तो चल रही है, उसके बाद वाला जो होगा वो देख लेंगे। सो लाइफ हैज़ बीन वेरी गुड इन दैट सेंस कि वो वाला ज़िद जो कि कंस्ट्रक्टिव ज़िद है, उसने वो मेरी आधी ज़िंदगी, और आज जब मैं 53 का हो गया हूँ, बाकी लेटर हाफ, उस ज़िद ने मुझे उतना ज़्यादा एनर्जाइज्ड रखा हुआ है। राइट। आपने जैसे बोला ज़ीरो के बारे में, आपको लगता है कि अतरंगी रे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि थोड़ा आप अपने उस स्केच से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश की? स्केच से बाहर निकलने की कोशिश में, जैसे मैंने, हम जब ये शुरू कर रहे थे तब भी बोलते मुझे सेफ रहने में कुछ मज़ा नहीं आता कि मैं कहानी तनु एड्स मनु 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकती हैं, पर वो है क्या, रिफ्लेक्ट क्या करेगा मेरे कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है, मेरी कितनी इच्छा है, क्या वो इच्छा कहानी सुनाने की है या उस फ्रेंचाइज को आगे चलाने की है। आप कभी इस प्रेशर में आते हैं कि ये जो बिजनेस, क्योंकि हम इंडस्ट्री में हम सुनते हैं कि अच्छा ये एक्टर इतना पैसा वापस ला सकता है, या रिकवरी है इतनी फिल्म की, इस एक्टर की इतनी रिकवरी नहीं है जितना वो पैसा मांग रहे हैं, या जो भी है। तो कई बार इस प्रेशर में आप भी आते हैं, और वो बिजनेस जो है, कैलकुलेशन है, आप कितना उसमें घुसते हैं क्रिएटिव होने के साथ साथ? बिल्कुल, जाना तो पड़ता है उसके अंदर, उसके बिना तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। बट उसका ना ऑर्डर सेट है, मेरी प्रायोरिटीज़ क्लियर है। क्या ये कहानी सुनानी है? हाँ सुनानी है, ये तय कर लेते हैं पहले, ये तय हो गया। अब नेक्स्ट लेवल पे इसका कॉमर्स आता है, कैसे सुनाएंगे, कितने में सुनाएंगे, किसके साथ सुनाएंगे, है ना, ये सारी चीज़ें। क्या मैं अपनी कास्टिंग के वक्त ऑनेस्ट रहता हूँ? मैं बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ। कई बार ये फैसले हुए हैं कि यार ये उतना बड़ा स्टार है पर ये कहानी की ज़रूरत नहीं है, इस कहानी की ज़रूरत ये वाला स्टार या ये वाला एक्टर है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी किया गया है। सो पर वही ऑर्डर यही रहता है कि पहले कहानी, उसके बाद किस तरीके से आप देख रहे हो वो, उसके बाद गणित, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद बाकी। अभी जो सिचुएशन चल रही है सिनेमा की, बहुत, मैं कई लोगों से ये बात पूछा भी है,
क्योंकि एक बड़ा, आप ट्रेड से बात करें तो एक कन्फ्यूजन का दौर है, फिल्म जिस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं, कुछ लोग किसी चीज़ को जिम्मेदार ठहराते हैं। खैर मेरा बहुत क्लियर है जहन में कि एक सर्टेन टाइम के बाद मे बी अभी ऑडियंस को कुछ और चाहिए, या एक टेंशन, एक स्ट्रेस से गुजरी थी, क्योंकि आई ऑलवेज फील कि मूड ऑफ द नेशन डिसाइड्स फिल्म सब्जेक्ट एंड फिल्म सक्सेस। आई एग्री। सो आप क्या बोलेंगे जो अभी करंट सिनेरियो है कि फिल्में समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, फिल्म मेकर्स को भी और एक्टर्स को भी, कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा? जब 2011 में तनु एड्स बनवाई और जब वो रिलीज हुई या जब वो बन रही थी, मुझे भी नहीं पता था कि ऑडियंस इस तरीके से रिएक्ट करने हाँ, वो किसी भी फिल्म मेकर को नहीं पता होता। नहीं, स्पेशली मैंने उस फिल्म के लिए इसलिए बोला क्योंकि वो जो चेंजिंग टाइम्स वाला जो आप बोल रहे हैं ना, उससे पहले एक स्मॉल टाउन में सेट एक लव स्टोरी, एक स्मॉल टाउन की लड़की को इस तरीके से देखना, एक हीरो को इस तरीके से देखना जिसके सिक्स पैक्स नहीं है, वो नहीं था। ये जो टेम्पलेट टूटा, या फिर रांझना में एक साउथ के एक्टर को आप लेके आए और आपने वो, ये जो टेम्पलेट टूटा, ये उन चेंजिंग टाइम्स में किसी मेकर ने उठ के, पहले उसके साथ ऐसा हो गया, दूसरी बार उसने कर लिया जी। मुझे लग रहा है ये वक्त बस उसी चीज का इंतजार कर रहा है। एक दिन वापस से एक कहानी आएगी और वो चीजें तोड़ेगी, बदलेगी, और एक तो दीज आर द चेंजिंग नई ऑडियंस जो पहले 10 साल में आती थी, फिर 7 साल में आनी शुरू हुई, अब 5 साल में आनी शुरू हुई है। अब एज अ डायरेक्टर, अब जब मैं कहानी सुनाने उतरूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास एक नई ऑडियंस है, जिसको हम जेनजी बोलते हैं और ये बोलते हैं, ये नई ऑडियंस है जो जिसको हम टिकट बाइंग ऑडियंस बोल रहे हैं, मुझे उन्हें कहानी सुनानी। मेरे को लगता है एक एज के साथ भी, क्योंकि नई जनरेशन एंटर करती है उस ऑडियंस से, जिसके लिए हम बोलते हैं कि 18 to 35 इज द मेजर टिकट बाइंग ऑडियंस। जिस दिन आप 36 के हो जाते हो तो थोड़ा बदल जाता है, कोई 17 से 18 का हो जाता है तो वो आपकी ऑडियंस बन जाती है। तो अब मुझे उनके बारे में सोचना है। तो शायद अभी जो फेज़ है, ये दोनों चेंजिंग टाइम्स वाले, ऑडियंस भी बदल रही है और मेकर भी बदल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट चीज़ पूछूंगा कि पिछले इन 2 सालों में, लास्ट ईयर और इस साल, वो कौन से एक्टर्स और कौन सी ऐसी फिल्में जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको सरप्राइज भी देगी? मुझे अगर किसी फिल्म ने सरप्राइज किया, वो थी एनिमल, और संदीप वांगा की दबंगता देख के और रणबीर कपूर की कन्विक्शन देख के आई वॉज ब्लोन। दैट प्रूव्स दैट जब आप कहानी सुनाने उतरते हैं, आप किस शिद्दत से आते हैं, यू कैन मेक एनीथिंग वर्क इफ इट इज हैपनिंग फ्रॉम हेयर। स्पेशली फिल्म मेकिंग। स्पेशली फिल्म मेकिंग। बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।